हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांस की क्रांति, तात्कालिक कारण पार्ट 2। तो बच्चों, सुबह की क्लास में कहानी जहां से हमने पॉज की थी वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। फ्रांस के क्रांति की कहानी, फ्रांस के बलिदान की कहानी और यूपीएससी सीएससी के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वही है कि अगर गर्मजोशी, मैं चाहता हूं कि जो गर्मजोशी है बच्चों वो आप बनाए रखें क्लास में। सभी बच्चों से आप अपनी तरफ से कहें, चूंकि आप क्लास की प्रतिनिधि हैं, आप क्लास के प्रतिनिधि हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में मौजूद रहें। तो बच्चों चलिए शुरुआत करें क्लास की। जो है अब समय हो चुका है शुरू करने का और आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और मेरी तरफ से मेरे सभी विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। और यहां पर आप लोगों को मैं कहूंगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं क्लास से, कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अनअकैडमी पर इस समय कंपटीशन चल रहा है। इस समय स्पेशल क्लासेस की एक तरह से बहारें आई हुई हैं। तो अगर इन बहारों को लूटना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए। ठीक है बच्चों, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए और एक काम करना है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी एजुकेटर को सर्च करना चाहते हो तो मेरा नाम लिखो MOHDNADIM, ठीक, मोहम्मद नदीम मेरा प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी के ऐप पर। और यहाँ पर एक काम और कर दीजिए, फॉलो करिए मुझे। क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो जो मेरी क्लासेस होंगी ना, स्पेशल क्लासेस या ऑप्शनल क्लासेस, उन्हें आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैसेज जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है बच्चों, और यही चीज़ है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन दिया जाता है जिसको कहते हैं गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे आपसे प्लान पूछा जाएगा, प्लान पूछा जाएगा कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। फिर आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो रेफरल कोड की जगह आप यूज़ करोगे MNUS। किस लिए? 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, जैसे ही MNUS यूज़ करोगे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये हैं अनअकैडमी के वो एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के ऐप पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा आई विल डिस्कसिंग अबाउट द अनअकैडमी प्लान्स इन 2 और 3 मिनट्स। मतलब 2 से 3 मिनट तक मैं आपसे बात करूँगा उन बच्चों के लिए कि अनअकैडमी पर जो एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि अनअकैडमी के पास 2 प्लान है इस समय एडमिशन के लिए, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। ठीक है बच्चों, जो प्लस है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आप मनचाहे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो है इसमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होगा आपका वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होगा। उसके बाद बच्चों जो भी विषय आप चाहें, जिस भी एजुकेटर से चाहें पढ़ सकते हैं। 1 साल के अंदर आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट जो बच्चों को जो सुविधाएं देती है वो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, आप
कहने का मतलब ये है बच्चों कि प्रीलिम के एग्जाम से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो अनअकैडमी आपको अपने ऐप पर करवाएगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा, मतलब मेनी काइंड ऑफ द हेल्प्स जो भी आपको चाहिए होगा, वो बेहतरीन जो एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा अनअकैडमी आपको दिलवाएगी। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अनअकैडमी का जो एडमिशन प्लान है 1 साल, 2 साल और 3 साल का है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए कम से कम 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एडमिशन होना ही चाहिए। अब आप देख लीजिए, 1 साल की जो फी है वो है 49,500 रुपीज। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 1 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्लान सेलेक्ट करोगे, उसके बाद रेफरल कोड डालोगे MNUS, ताकि आपकी फीस 10% कम हो जाए। और देखिए, जैसे ही रेफरल कोड को इस्तेमाल करोगे आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। उसी तरह से 2 साल के लिए प्रोसेस होगा, 3 साल के लिए होगा। रेफरल कोड MNUS यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो दूसरा प्लान है बच्चों, इसको कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये अनअकैडमी का सबसे खूबसूरत प्लान है। क्यों? क्योंकि अगर आप ABCD से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, UPSC CSC के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, जैसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही 2 से 3 दिन में आपको एक कोच या गाइड मिल जाएगा जो हर समय आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो एक नए स्टूडेंट को क्या चाहिए? उसे यही तो चाहिए कि उसकी जो भी जरूरतें हों वो फुलफिल हो जाए पढ़ाई लिखाई से संबंधित। इसमें भी वही है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। समझ में आ गया? 1 साल की फीस देखिए 69,500 रुपीज। अगर मान लीजिए ये प्लान आप ले रहे हो तो MNUS को लगाओगे, रेफरल कोड 10% फीस आपकी कम होगी, हो जाएगी 62,550 रुपीज। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक आपको बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट मैं आपको कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, माने इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ना इसकी प्राइस हाइक होने जा रही है, इसकी फीस बढ़ने वाली। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी करिए, इससे पहले कि फीस बढ़ जाए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले डालिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शनल के लिए आपको इंडिविजुअल की भी व्यवस्था है, माने अलग से भी आप ले सकते हैं। देख लीजिए, 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का यहां पर प्लान है। करना क्या है? एडमिशन लेने के लिए सीधे ऐप, लर्निंग ऐप पे जाएंगे, मेरा नाम सर्च करोगे MOHDNADIM, ठीक है, MOHDNADIM। उसके बाद जो है गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, कोड डालोगे MNUS, तुरंत 10% आपकी फीस हर जगह कम हो जाएगी। अपने हिसाब से प्लान को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा था, आइकॉनिक प्राइस हाइक कमिंग सून, यानी जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो बच्चों, इससे पहले कि प्राइस इतनी हो जाए कि वो आपकी हद से बाहर चली जाए, आप जल्दी करिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हफ्ते दिन के अंदर ले डालिए। आई विल सजेस्ट यू, प्लीज फास्ट, जल्दी करिए बच्चों, क्योंकि ये फीस बढ़ने वाली है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था कुछ चीजों को। एक और प्लान आया है जिसको कहते हैं कम्बो सब्सक्रिप्शन। क्या है भाई? कम्बो मतलब होता है जिसमें कई चीजें शामिल हो, जैसे GS और ऑप्शनल दोनों आप साथ करना चाहते हैं। ठीक है, फीस ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखिए अनअकैडमी ने इसकी फीस कम की है। ये ना एक न्यू ईयर प्लान है आपके लिए ना, न्यू ईयर प्लान आया है अनअकैडमी का, जिसमें इसकी फीस 1 साल की फीस 9% घटा दी गई। फी है 70,153 रुपीज। ठीक है, आप 1 साल का प्लान ले लो। ठीक, इसमें क्या है कि रेफरल कोड MNUS जरूर यूज करोगे
तो 10% तो और छूट मिल जाएगी आपको। 10% एक्स्ट्रा पाने के लिए यूज करिए रेफरल कोड MNUS। समझ में आ गया? उसी तरह से देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल में 14% की छूट है। तो मैं कहूंगा कि आप अपने हिसाब से चयन करिए, प्लान चुनिए और सब्सक्रिप्शन ले डालिए। रेफरल कोड MNUS यूज करिए। यहां पर देख लीजिए बच्चों, 1 साल की जो फी है वो है GS प्लस ऑप्शनल की 70,150 रुपीज, 70,153 रुपीज, है ना। और ये क्या है? ये नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, जिसमें GS प्लस ऑप्शनल है। इसमें क्या है कि रेफरल कोड MNUS यूज करने के बाद 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए 88,705 रुपीज। इसमें आपको GS प्लस ऑप्शनल मिलेगा, प्लस कोच या गाइड मिले, प्लस कोच या गाइड मिलेगा आपको। ठीक है। रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% फीस ऑफ हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है? इतने सारे प्लान है, कोई एक प्लान चूज करके जुड़ जाइए, वरना बच्चों यही चीज है कि फिर फीस तो बढ़ी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर इस समय कंपटीशन की बहार आई हुई है। कंपटीशन में जीतने वालों को बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। ये 13 कम्बैट्स हो रहे हैं। देख लीजिए, कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है इसका, 45 मिनट्स का है ना। 45 मिनट्स ड्यूरेशन है, 60 क्वेश्चन है, 13 कम्बैट्स हैं। भाग लीजिए, जीतिए ढेरों इनाम। और आ जाइए, हम बता रहे थे आपसे कि देखिए अनअकैडमी पर 2021 प्रीलिम के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, बायलिंगुअल। तो 21 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 28 दिसंबर से भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान देना है बच्चों, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि इसमें आपको सब मिलेगा। ठीक है, PDF स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट्स क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ है। और जो लोग पढ़ा रहे हैं वो अनुभवी टीचर हैं, जैसे सुनील अभिव्यक्ति सर, जैसे सुनील अभिव्यक्ति सर, मुरनाल पटेल सर और सिद्धार्थ सर। तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जल्दी करिए। और जब भी एडमिशन लीजिए 10% पैसा अगर बचाना है तो रेफरल कोड की जगह डालेंगे MNUS। ये भी देख लीजिए, ये अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी डेट सब कुछ लिखा हुआ है। आप इनमें से कोई भी एक बैच इनमें से कोई भी एक बैच चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। रेफरल कोड डालेंगे MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रांस की क्रांति, तात्कालिक कारण। आज हम लोग पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। ये हम लोगों का चूंकि सुबह की क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए। इसमें हम लोगों ने राजा लुई सुलेवे के बारे में कहा कि वो अदूरदर्शी इंसान था, है ना। समझदारी की कमी थी। जिस सिचुएशन में फ्रांस उस समय गुजर रहा था बच्चों, वो उसको डील करने के लायक नहीं था, जल्दी से बहकावे में आ जाता था। उसकी पत्नी जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड नेचर की थी, वो उस पर दबाव बनाकर उसको जो है बहका देती थी या उससे गलत काम करवा देती थी। समझ में आ गया बच्चों। तो लुई सोलावा बिल्कुल भी उस समय गलत समय में वो राजा बना हुआ था। ठीक है। और आगे मैंने बात की कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। इसके बारे में मैंने आपसे बताया है कि फ्रांस बहुत ज़्यादा कर्जदार होता जा रहा था। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमने कहा कि इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने आपसे बताया था सुबह की क्लास में, मैंने यही बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इतने काबिल होते हैं कि वो खुद से सीखते हैं चीजों को, दूसरे वो जो दूसरों को देखकर सीखते हैं, और तीसरे वो जो कभी नहीं सीखते। तो यहाँ पर फ्रांस एक लंबे समय से ना स्लो डाउन की कंडीशन में जा रहा था।
वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होती जा रही थी। राजा चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि अब निर्वाह नहीं हो पा रहा था। राज्य की हालत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि लोगों ने कर्ज देने से मना कर दिया। लोगों ने साहूकारों ने लोगों ने कर्ज देने से मना कर दिया, है ना, कर्ज देने से मना कर दिया। तब क्या था कि जब पैसा कम हुआ तो अय्याशी करने वालों की जो तंद्रा थी वो भंग हो गई। जो वर्साई के महल में जो ऐश चल रहा था, 16,000 नौकर चाकर सेवा में लगे थे, 2,000 लोग ऐश कर रहे थे दिन रात, वो ऐश टूट गई क्योंकि पैसा कम हो गया। ये बड़ी चीज़ है बेटा, ये बहुत ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? मतलब जब पैसा कम हुआ तो इनकी तंद्रा टूटी, क्योंकि ये कोई कर्ज भी नहीं देना चाह रहा था। अब ये बिल से बाहर निकल गए और अब सुधार की बात करने लगे कि सुधार होना चाहिए। देखिए साहब, सुधार होने के लिए भी कंडीशन होती है, एक लिमिट तक सुधार हो सकता है। जब चीजें हद से गुजर जाए तो फिर सुधार होना मुश्किल हो जाता। तो वही था, फ्रांस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी ना, वो हद से गुजरने वाली थी। मतलब अगर राजा या मंत्री इतने समझदार रहे होते तो शायद कंडीशन को ठीक किया जा सकता था, लेकिन हालात अब बिल्कुल, कहने का मतलब पानी सर से गुजर रहा था। और बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी क्लास में आए, आप लोगों ने क्लास को देखा। एक्चुअली में ये आप लोगों की क्लास है, यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, आप हिस्ट्री क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाकी बच्चों को इनवाइट करना क्लास में आपका फर्ज है। इस क्लास की रौनक आप लोग हैं, तो प्लीज़ इस क्लास की रौनक को बना लीजिए बच्चों, इस क्लास की रौनक को बचा लीजिए। आप अपने स्तर पर जो है शेयर करिए क्लास को, अपने दोस्तों को क्लास में इनवाइट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिस्ट्री की क्लास में मौजूद रहें। तो अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास है, हम लोग ईश्वर की दया से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है बच्चों की इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसा ना हो कि आप केवल इससे जुड़े रहे, आप शेयर ना करें, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को जो है, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों की बात स्पष्ट है, इस क्लास की जो गर्माहट है उसको बरकरार रखिए, शेयर ज़रूर करिए दूसरे बच्चों को। ठीक है, अब जो है मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अब क्या था कि अब सुधार की बात होने लगी फ्रांस में। राजा बाहर निकल आया, रानी बाहर निकल आई, सब आ गए कि भाई क्या होगा। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि थोड़ा बहुत कमियां हर जगह होती हैं तो बात चल पाती है, लेकिन बेटा इकोनॉमिकल लेवल पे जो कमी होती है, मैंने सुबह में बताया था ना कि थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ों में 19-20 होता है तो मामला एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बात इस पे आती है, इकोनॉमिकल चीज़ों पे आती है, तो फिर पूरे परिवार का जो चर्चा है वो पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में हो जाता है कि फला के घर में ऐसा हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो यही था, सब बाहर निकल आए, सारी अय्याशी जो है गायब हो गई। अब निकल कर लोग सुधार की बात करने लगे। ठीक है, लेकिन देखिए, सुधार तब तक नहीं होता जब तक कि आप सुधार के लिए तैयार ना हो। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। सुधार तब होता है जब आप सुधार के लिए तैयार हो, सुधार में होने वाली प्रॉब्लम्स को सहने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो फिर आप सुधार नहीं कर सकते। तो ये समस्या वहां पे मौजूद थी कि ये राजा रानी और उसके मंत्री और जो अय्याश लोग थे, जो कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग के लोग, ये ना सुधार की बात कर रहे थे पर सुधार करना नहीं चाहते थे। क्योंकि सुधार होता ना, मैंने कहा ना कि जब भी किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है ना बच्चों, जब भी कोई चीज बनती है ना, तो कुछ जगहों पे छेनी मारनी पड़ती है, कुछ जगहों पे हथौड़े चलते हैं। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो उन हथौड़ों की चोट जो है ना,
वो बर्दाश्त करने की कुव्वत हर इंसान के अंदर नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहां पर मसला ये था कि ये लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि चोट लगेगी तो दर्द होगा, क्योंकि कभी चोट तो बर्दाश्त की नहीं थी। लेकिन वक्त, किसी ने लिखा है कि वक्त एक ऐसी अदालत है कि मुजरिम खुद ही, वक्त एक ऐसी अदालत है कि मुजरिम खुद ही एक दिन अपने गुनाहों की गवाही देंगे, एक दिन अपने गुनाहों की गवाही देंगे। तो समय की अदालत से आज तक कोई बच नहीं पाया है, और ये भी समय की अदालत में आ चुके थे। अब बिलबिला रहे थे कि क्या किया जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब मसला ये था, नीचे देखिए, अब आनन फानन में मसला क्या था समझिए। सारा मामला कर्जे पे चल रहा था भाई, कर्ज सरकार ले रही थी बड़े बड़े लोगों से, और उस कर्ज से सारा काम चल रहा था, सारी अय्याशी कर्ज पे हो रही थी। लेकिन जब कर्ज देने वालों ने मना कर दी, भाई पहले पुराना चुकाओ तब देंगे, तो अब ये बिलबिला के बाहर निकले, क्या किया जाए, सुधार किया जाए। अब ये लेकिन इनके साथ मसला ये था कि ये सुधार तो करना चाहते थे, लेकिन उस सुधार से होने वाली दिक्कतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। बात समझ गए आप लोग ना? अब देखिए यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, वित्त मंत्री तुर्गो, अब आनन फानन में एक बहुत अच्छे इंसान को इन लोगों ने नियुक्त किया। आदमी बढ़िया था, जो शिल्पकार था वो बहुत अच्छा था, मान लीजिए बहुत अच्छा इंसान था। वित्त मंत्री तुर्गो, तुर्गो जो है इसका नाम था, इसको इन्होंने नियुक्त किया। अब तुर्गो जब वित्त मंत्री बना तो तुर्गो ने सोचा कि सुधार कैसे होगा। तो तुर्गो ने ये पाया, पूरा स्टडी किया होगा उसने, था बड़ी दमदार आदमी, कहा जाता है कि एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व था ये। वास्तव में अगर ये लोग तुर्गो की बातों को मान लेते ना, तो डेफिनेटली फ्रांस की इकोनॉमी में सुधार हो जाता और फ्रांस फिर से एक बार सही दिशा में चल पड़ता। लेकिन इन लोगों ने तुर्गो की बात को नहीं मानी। एक्चुअली में तुर्गो ने जब रिसर्च किया, जब इसने पूरा अध्ययन किया कि आखिर फ्रांस की बदहाली का कारण क्या है, फ्रांस में वो कौन सी परेशानियां हैं जो दिक्कत पैदा कर रही हैं, तो इसने पाया कि सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है वो है समाज का वो वर्ग जो कर दे सकता है। बड़े बड़े सामंत है ना, बड़े बड़े कुलीन घरानों के लोग, ठीक, बड़े बड़े पादरी, ये टैक्स दे सकते थे, लेकिन ये टैक्स देते नहीं थे, इनको छूट थी। तो इसने ऐलान किया कि भाई अब टैक्स सब पर बराबर होगा। अगर टैक्स मजदूर देगा ना, तो टैक्स सामंत भी देंगे, कुलीन वर्ग के लोग भी देंगे, पादरी भी देंगे। जो भी टैक्स देने के लायक है सबसे टैक्स लिया जाएगा। इसका क्या कहना था बच्चों कि टैक्सेशन इज इक्वल फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए टैक्स क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया? मैंने इसने राजा से कहा कि देखिए साहब, आपके यहां दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो इतने मोटे हो गए हैं कि खा के मरने वाले, तो इनको मरने से बचाना है तो इन पे टैक्स लगाइए ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो, ये निकले अपने बिलों से बाहर। दूसरे वो लोग हैं जो भूख से मरने वाले हैं, इनको बचाइए, इनको राहत दीजिए ताकि दो रोटी ये ठीक से खाएं और खड़े हो सकें, तभी तो आपके लिए मेहनत करेंगे। इन्होंने राजा, समझ में आ गया? यानी तुर्गो ने कुछ बड़े क्रांतिकारी सुधार किए, कुछ बड़ी गजब की बातें की उसने कहा कि बहुत सी चीजें बच्चों, बहुत सी चीजें। उसने मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ की। क्या किया इसने मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ की। इसने कहा कि भाई मुक्त व्यापार होगा। इसने व्यापारिक संस्था थी एक गिल्ड, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है ना। इसने किसानों से जो बेगार लिया जाता था, किसानों को जबरदस्ती पकड़ के जो बेगार कराया जाता था, वो सब बंद कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद ना इसने कहा कि नया ऋण नहीं लिया जाएगा, कोई भी उधार कर्जा नहीं लिया जाएगा, राज्य दिवालियापन नहीं करेगा, और जितने भी अनावश्यक खर्चे हैं उस सबको रोक दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ये बात कर रहा था ना बच्चों, ये बात एकदम से जायज बात कर रहा था। मतलब इसने पहले तो पूरे समाज को बराबर रूप से टैक्स वसूलने की बात की, जो बिल्कुल सही था। दूसरी चीज ये थी इसने की कि जो लोग की परेशानी थी, इसने मुक्त व्यापार समझ रहे हैं ना, फ्री ट्रेड की पॉलिसी,
आपको पता ही होगा कि ये इतना दमदार चीज़ है कि इससे इकोनॉमी तुरंत बूस्ट करती है। समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा दिक्कत होती है उन लोगों को जो बड़े बड़े आड़त वाले होते हैं, बड़े बड़े जमाखोर, लेकिन मुक्त व्यापार से तुरंत चीजें ठीक होने लगती हैं। उसके बाद इसने क्या किया, जो किसानों से बेगार लिया जाता था उसको सब बंद करवाया। उसके बाद इसने क्या कहा कि हम कोई भी नया कर्जा नहीं लेंगे, हम कर्ज नहीं लेंगे, बल्कि जितना हमारे संसाधन है, जितनी हमारी आय है, उसी हिसाब से हम खर्चा करेंगे। कहने का मतलब कि इस आदमी ने वो काम किया जो काम वहां के लोग चाहते ही नहीं थे। मतलब जो सामंत और कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पादरी लोग थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें टैक्स देना पड़े। समझ में आ गया? राजा अपने खर्चे पे लगाम लगाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो भाई जाहिर सी बात है। उसके बाद किसानों से जो बेगार लेने वाले लोग थे वो भी नाराज हो। कहने का मतलब कि तुर्गों ने जब ये बात घोषणा की तो होश उड़ गए। जितने भी अय्याश थे, जितने भी जो है मौज मस्ती करने वाले थे, सब परेशान हो गए कि भाई अब तो टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री तुर्गो कह रहे हैं, ठीक है। सब राजा के पास पहुंचे और राजा को भड़काया, अरे राजा साहब, ये तो आपका वित्त मंत्री 2 नंबर का है आदमी है, 1 नंबर का बेवकूफ है ये। बताइए, हम टैक्स देंगे, हम विशेषाधिकार वर्ग के लोग हैं, हम लोग कर देंगे। और राजा से कहा, भाई राजा साहब, अब तो आप भी ऐश नहीं कर पाएंगे, इतने मजे जो आप ले रहे थे वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि अब हम कर्ज नहीं लेंगे। तो अब कर्ज नहीं आएगा तो फिर जो ऐशगाह है, जो महल है आपकी, उसमें कैसे सब चीजें कैसे चलेंगी? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? क्लियर हो रहा है? अब राजा भी, अभी राजा तो कई ज्यादा 1 नंबर का जो है, कह सकते हैं कि थोड़ा नासमझी थी उसकी पत्नी थी ठीक ठाक, मारिया अंतोनेट, वो समझदार थी, लेकिन वो भी अय्याश थी 1 नंबर की भाई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों के, राजा को इन लोगों ने समझाया, राजा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने बिना सोचे समझे वित्त मंत्री तुर्गो को बाहर निकाल दिया। मैंने कहा ना आपसे कि अगर आप सुधार चाहते हो तो सबसे पहले तैयार हो जाइए कुछ कष्टों को सहने के लिए, क्योंकि सुधार हमेशा कष्टों को सहने की बात करता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप सिविल सेवा की तैयारी करने आए हो, निकले हो, अपने घर से बाहर रह रहे हो कि नहीं? जो भी बच्चे बाहर रह रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं, क्या होता है, कभी इंसान खाना नहीं बना पाता, कभी होटल में खा रहे हो, कभी कोई दिक्कत, कभी पैसा नहीं है। ये क्या है बच्चों? यही वो त्याग है, यही वो तकलीफ है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चों के समुंदर अगर स्थिर हो ना तो भी जहाज नहीं चल पाते। समंदर में लहरों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर लहरें ना हो तो जहाज कभी आगे नहीं चल पाते। हमने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, हमने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। खामोशी से रहना और अपनी मौज में बहना, खामोशी से रहना और अपनी मौज में बहना। बैठ जाता हूँ मैं अक्सर ज़मीन पर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मैं अक्सर ज़मीन पर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। हमने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, खामोशी से रहना और अपनी मौज में बहना। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ गए ना? मतलब ये जो लोग थे ना, ये सुधार चाहते थे पर सुधरना नहीं चाहते थे, और सुधार तब तक नहीं होता जब तक आप सुधरते नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर ध्यान देख रहे हो ना? यहाँ पर यही है बच्चों की जो व्यूज है आपके, जो आपकी सोच है कि भाई आप क्या कहोगे वहाँ के लोगों के बारे में, क्या वो सुधार चाहते थे? और ये जो व्यूज आप लिखेंगे ना, यूपीएससी इसी पर आपको नंबर देगी। अगर आप कहीं से कट पेस्ट करोगे, किसी के नोट्स पढ़कर उसको रिपीट कर दोगे, नहीं नंबर मिलेगा। सारे मेंस लिख दो, नहीं नंबर मिलेगा, और मेंस में नंबर नहीं मिलेगा तो यू कांट बिकम एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर। आप नहीं बन पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बनोगे, जरूर बनोगे, लेकिन
तरीका सीखना होगा, कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर वित्त मंत्री तुर्गों का सुधार, क्योंकि सुबह की क्लास में हमने आधी चीज पढ़ाई है, आधी चीजों पे बात करनी है। हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रांस की क्रांति, यही तो लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, ठीक। और हमारा टॉपिक क्या है? तात्कालिक कारण। टॉपिक क्या है बच्चों? तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक, फ्रांस की क्रांति, तात्कालिक कारण। अब चलिए हम लोग इस पे बात करेंगे, वित्त मंत्री तुर्गों का सुधार। वित्त मंत्री तुर्गों का सुधार, ये 2 साल तक फ्रांस के वित्त मंत्री रहे, 1774 से 1776 ईस्वी। हालांकि डेट कोई इशू नहीं, अगर आप डेट लिखें ना लिखें आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखा जाए कि क्या सुधार हुआ यहाँ पे। तो कहा जाता है कि जो तुर्गों के विचार थे वो क्रांतिकारी थे। लिखेंगे कि वित्त मंत्री तुर्गों के विचार क्रांतिकारी थे। वित्त मंत्री तुर्गों के विचार क्रांतिकारी थे, ठीक है, बढ़िया है। उसने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ अमूल चूल कदम उठाए। ठीक, जैसे कोई नया ऋण नहीं लिया जाएगा, कोई नया ऋण नहीं लिया जाएगा, ठीक। ये नंबर 1 पे उसने कहा, ठीक। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि सभी वर्गों से बराबर कर लिया जाएगा। ठीक, किसानों से बेगार नहीं लेंगे। मतलब उसने हर उस समस्या पर चोट की जिसकी वजह से फ्रांस का डाउनफॉल हो रहा था। आप समझिए बच्चों, सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उस प्रॉब्लम पे चोट ना करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम होने का कारण जो था वो तुर्गो समझ गया था और उसने उन्हीं चीजों पे चोट किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। तो अगर तुर्गो की बातों को वहां की सरकार ने मान लिया होता तो यकीन मानिए फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या कहेंगे, बेगार नहीं लिया जाए। और क्या क्या उसने मुक्त व्यापार
उसने मुक्त व्यापार शुरू करने की बात की। कितनी बड़ी बात है बच्चों, कितनी मतलब ज़बरदस्त बात उसने शुरू की। फ्रांस की इकोनॉमी को, फ्रांस की इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए एक क्रांतिकारी शुरुआत वित्त मंत्री तुर्गो के द्वारा की गई थी। और उसने क्या कहा था? उसने ये भी कहा था कि कोई भी नया ऋण नहीं लिया जाएगा। देख रहे बच्चों, मतलब ये बेसिक चीजें थी, जो भी वो बोल रहा था ना, वो बेसिक चीजें थी। अब ये क्या था? राजा वजा सामंत और मंत, क्योंकि जो राजा के चाटुकार लोग थे वो इस बात से नफरत आ गई कि सभी वर्गों से बराबर कर लिया जाएगा। इस बात से उनको नफरत हो गई। करे भाई, जो सामंत है, जो कुलीन, जो सामंत है, जो कुलीन वर्ग हैं, जो पादरी हैं, ये तो कभी टैक्स देते ही नहीं थे, ये क्यों टैक्स देंगे? और जाहिर सी बात है कि ये टैक्स नहीं देते थे, इसकी वजह से ही तो फ्रांस में प्रॉब्लम थी। तो उसने क्या किया? प्रॉब्लम्स पर चोट किया। अफसोस की बात यह है कि राजा अगर समझदार होता तो तुरंत इन चीजों को मान लेता और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं हो जाता। राजा ने नहीं सुना, क्योंकि सामंत और कुलीन वर्ग के लोग, इन लोगों ने उससे कहा, अरे राजा साहब यही होगा, मैंने यही चीज़ होता है। नहीं यार, इंसान बर्बाद क्यों होता है? क्योंकि इंसान ये समझ लेता है कि मैं आबाद हो गया। जिस दिन आप समझ लोगे कि मैं आबाद हो गया, उसी दिन आप बर्बाद हो जाओगे। हमेशा बच्चों, पूरी जिंदगी में याद रखना, लाइफ कभी स्थिर नहीं होती। लाइफ कभी भी स्थिर नहीं होती, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही है संघर्ष। लाइफ के साथ एक वर्ड जुड़ा है, स्ट्रगल, संघर्ष। जब तक इंसान जिंदा है, उसे स्ट्रगल करना है, उसे आगे बढ़ना है। अगर लाइफ स्थिर हो जाए बच्चों, क्योंकि स्थिर लाइफ, स्थिर जिंदगी का दूसरा नाम मौत होता है। अ लाइफ कैनॉट स्टे, जिंदगी कभी स्थिर नहीं होती है। आप जिस दिन ये मान लोगे ना कि मैं आईएएस बनने के लायक बन चुका हूं, मैं बिल्कुल, मेरे अंदर सारी खूबियां आ चुकी हैं, कभी भी लाइफ में आप आईएएस नहीं बन पाओ। कहा जाता है कि जिन बच्चों का रिजल्ट आता है ना, वो भी यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा कर दिया। एक्चुअली में बच्चों, ये एक चीज है, इंसान को ना जो असंतुष्टि है वो आगे बढ़ाती है। इंसान जब तक स्ट्रगल करता है, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, है ना, हमेशा बच्चों, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। क्या आईएएस बन जाओगे तो जिंदगी स्थिर हो जाएगी? क्या नहीं। आईएएस बनने के बाद नए चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। तब आपको देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, गरीब और मजदूरों के लिए काम करना है कि नहीं करना है? क्या कभी लाइफ स्थिर होती है क्या बच्चों? बोलो, कभी नहीं ना। तो जिंदगी का दूसरा जो नाम है वो स्ट्रगल है। बस ईश्वर की कृपा बनी रहे, उसका करम बना रहे, बस, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? देखो, सबसे बड़ी चीज है ना, मेरे पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको लिखा दूं, नहीं, मेरे पढ़ाने का मकसद है कि चीजें समझ में आ जाएं, फिर मेरा काम कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। चलो, तो हम लोग मिटाया जाए इसको, क्योंकि मिटाएंगे तभी तो लिखेंगे यार। तो आपको क्या समझ में आया कि जो तुर्गों का सुधार था ना, राजा ने इसको माना ही नहीं। जो विशिष्ट लोग थे, उन्होंने राजा को, वित्त मंत्री तुर्गों के विरुद्ध भड़का दिया, और राजा ने उसको क्या कर दिया? पदच्युत कर दिया, हटा दिया, नौकरी उसकी छीन ली राजा ने। यही होता है बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप सुधरना नहीं चाहते, है ना। जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे, सुधार हो जाएगा।
है कि नहीं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम बात कर रहे थे कि विशिष्ट वर्गों को, जो विशिष्ट वर्ग, अब विशिष्ट वर्ग में सब आ जाएंगे ना, विशिष्ट वर्गों को, ये बात विशिष्ट वर्गों के कहने पर राजा ने, ऐसा लिख लेंगे ना, ये तो समझ ही गए हो। विशिष्ट वर्गों के कहने पर राजा ने प्रधानमंत्री तुर्गों को, वित्त मंत्री तुर्गों को पदच्युत कर दिया। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समाज का उच्च वर्ग कर देने के लिए तैयार नहीं था। उनके कहने पे राजा ने वित्त मंत्री तुर्गों को पदच्युत कर दिया। करेक्ट है बच्चों? तो कहने का मतलब कि देखा आप लोगों ने, समझ गए ना कि मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बात आप समझे कि नहीं समझे। मैं बस यही बात आप लोगों से कहने वाला था कि सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक सुधार के लिए आप तैयार ना हो। तो ये लोग बिल से बाहर आए थे कि तुरंत कोई सुधार हो जाए, धड़ाधड़ पैसा आने लगे, फिर अय्याश गाह जो है वो आबाद हो जाए, है कि नहीं? लेकिन दिक्कत ये थी कि सुधार इन्हीं से होना था, है ना? लेकिन इन्होंने सुधार कराने से इनकार कर दिया। सो क्या हो गया? वित्त मंत्री तुर्गों को हटा दिया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो नए बच्चे हैं, अरे भाई टेलीग्राम पर आइए आप लोग। टेलीग्राम की आईडी मैंने यूट्यूब के नीचे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आइए। कोई भी समस्या हो तो वहीं तो मुझे आप बोलोगे। ये तो मैंने बता ही दिया है कि अभी कुछ समय तक जो है क्लासेस लाइव नहीं हो पाएंगी, है ना? कुछ दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासेस जो है बाधित होगी। क्लासेस चलती रहेंगी ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से। तो चलें, इसको मिटाया जाए। नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए ना, फिर मिटा देते हैं। अब देखिए, तुर्गों को तो हटा दिया गया, इन लोगों ने हटा दिया। अब नया एक इन लोगों ने वित्त मंत्री चुना। अच्छा, हर वित्त मंत्री को चुनने के पीछे यही लॉजिक था कि भाई सब करिए पर हथौड़ा हम पे नहीं गिरना चाहिए। भाई सुधार आपका होना है और हथौड़ा आप पे नहीं चलेगा। कमाल की बात करते हो यार,
सुधार आपका होगा तो हथौड़ा किस पे चलेगा? आप पे चलेगा कि पड़ोसी पे चलेगा? बोलो। आप अपना घर बनवा रहे हो, प्रॉब्लम आपके घर में है, तो हथौड़ा कहाँ चलाएगा शिल्पी? आपके घर में चलाएगा कि पड़ोसी के घर में जाके चलाएगा? तो ये जो सुधार करने वाले थे ये बस चाह रहे थे कि जादू की छड़ी कोई घुमाए और सुधार हो जाए, पैसा बरसने लगे, अय्याशगाह जो है वो आबाद हो जाए, ऐश शुरू हो जाए, बस। आप देखिए क्या हो रहा है, इसको पहले हम लोग मिटाएं तब जाके देखा जाए। तो एक नया जो है इन लोगों ने वित्त मंत्री पकड़ा, बड़ा बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी था। आप समझ जाइए कि तुर्गो के बाद अगर कोई इंटेलिजेंट जो है वित्त मंत्री आया था तो उसका नाम था नैकर। क्या नाम था बच्चों? नैकर। नैकर जो है ना एक बैंकर परिवार से था और बड़ा चालाक और दमदार आदमी था। उसको पकड़ के ये लोग लेके आए कि चलो यार कोई जादू की छड़ी घुमा दो जिससे जो है सारा काम हो जाए, पैसा बरसने लगे, उसके बाद कहाँ तुम कहाँ हम, है कि नहीं? तो जी है, कहाँ तुम कहाँ हम। तो ये नैकर को पकड़ के लेके आए, वित्त मंत्री नैकर। देखिए ना नीचे मैंने नाम लिखा है, वित्त मंत्री नैकर। नैकर को लेके आए और उससे कहा गया कि भाई आप सुधार करिए। तो नैकर ने जब तुर्गो के विचारों को देखा, जब उसने वित्त मंत्री तुर्गो के रिफॉर्म को देखा, तो उसने सोचा कि यार इस आदमी ने तो वो सब कुछ करने की कोशिश की जिसी से सुधार होना है। सुधार का तो एक ही रास्ता है और वो है कि भाई जो टैक्स देने के लायक है उनको टैक्स के लाइन में लाया जाए, जो बेचारे टैक्स देते देते बर्बाद हो रहे हैं उनको रोका जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है। अच्छा ये भी था कि वित्त मंत्री तुर्गो ने कर्ज लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा। और जो सामंत और कुलीन वर्ग के लोग थे उनको पता था कि भाई कर्ज जब तक नहीं लिया जाएगा दरबार कैसे चलेगा, ऐशगाह कैसे आबाद होगी। तो इसने क्या किया, नैकर ने, कि कर्ज न लेने वाली बात उसने मान ली। कहा कि नहीं ठीक है, कर्ज वाला मामला हमारा रहेगा, लेकिन बाकी चीजें उसने तुर्गो की बात मानी। कहने का मतलब है कि शुरू में उस वक्त जब इसने ज्वाइन किया उस समय अमेरिका की क्रांति हो रही थी। उस समय फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। तो उस टाइम भाई अमेरिका की विजय हुई, फ्रांस की वाहवाही हुई, तुर्गो की नैकर की वाहवाही हुई कि भाई नैकर की वजह से। अच्छा नैकर ने कर्जा खूब ले लिया था। अमेरिका की क्रांति के समय फ्रांस को बहुत कर्ज लेना पड़ गया, तो वो कर्जा उसने ले लिया था। अब एटलीस्ट बात आके गाड़ी आके उसी खड्डे में फंस गई। जिस खड्डे से निकालने की कोशिश तुर्गो कर रहा था उसी खड्डे में गाड़ी आके फंस गई। अब ये था कि भाई कर्ज की भी एक लिमिटेशन थी ना, टैक्स की भी लिमिटेशन थी ना, यहाँ पे खर्चा अथाह था और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब आखिर में हार पछताकर जो वित्त मंत्री नेकर था उसको भी राजा से यही बात करनी पड़ी कि राजा साहब कर्जा लेकर खर्चा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, कुछ करना पड़ेगा। राजा ने पूछा क्या बात है बताओ यार। नेकर ने कहा कि देखिए आपके पहले वाले वित्त मंत्री ने जो बात कहा था वो सही कहा था। ये जो सामंत विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, पादरी हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, जिनके पास अथाह संपत्ति है, इनसे टैक्स आप क्यों नहीं लेते? आप लीजिए ना, तभी सुधार होगा, नहीं तो फ्रांस का कल्याण नहीं होना है। अच्छा राजा कैसा था? राजा के पास अपनी कोई समझदारी नहीं थी। राजा पत्नी की बातें बड़ी मानता था और पत्नी जो थी वो काबिल तो थी लेकिन अय्याश थी। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? पत्नी जो थी उसने, भाई जाहिर सी बात है वो अय्याश थी, वो पूरा समय अपनी अय्याशी में व्यतीत कर, कहने का मतलब ये है कि ऐश में जिंदगी व्यतीत करती थी। वो भी भाई 500 नौकर चाकर उसकी सेवा में थे, इंडिविजुअल। उसको ये बात बुरी लगी, करे जो सामंत हैं, कुलीन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये क्यों टैक्स देंगे। उसने तुरंत कह दिया कि वित्त मंत्री नेकर, तुम तो बहुत बड़े कंजूस इंसान हो यार,
तुम इन लोगों से टैक्स लोगे, ये बड़े बड़े हमारे जो खास लोग हैं ये टैक्स देंगे तो रही क्या जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। एक चीज समझो बच्चों, मेडिकल साइंस में जब किसी को सर्जन बनाया जाता है तो पता है उसमें एक चीज देखा जाता है कि डॉक्टर का हाथ नहीं कांपना चाहिए ऑपरेशन के समय। अगर ऑपरेशन के समय डॉक्टर का हाथ कांप जाए तो उसको सर्जन की उपाधि नहीं दी जाती। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। एक डॉक्टर जो है वो मरीज का वफादार तभी हो सकता है जब मरीज के साथ उसके इमोशन से दूर रहे। मेरी बात समझ रहे हो। जहां पे ऑपरेट करना है भाई, मगर डॉक्टर मरीज के दर्द से दहल गया तो वो फिर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। बताइए, कहानी से जुड़े हो कि नहीं आप लोग? स्टोरी से जुड़ गए हैं ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर मसला ये था कि रानी मारी अंतवानेत ने तुरंत वित्त मंत्री नेकर से कहा कि यार तुम तो बड़े कंजूस इंसान हो, तुम इन विशिष्ट जनों से टैक्स लोगे, तुम इन सामंतों से टैक्स लोगे, इन कुलीन वर्गों से टैक्स लोगे। यू आर अ वेरी वेरी माइजर मैन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ही बताओ। अब वो आदमी क्या करेगा? तुरंत रानी समझ ही गई, जो विशिष्ट जन थे, सामंत और कुलीन वर्ग के लोग थे, ये सब फिर पहुंचे राजा के पास कि अरे भाई क्या यही सब होगा। अब राजा क्या करे, बीवी भी डोमिनेंट नेचर की थी, वो दबा देती थी। अब राजा ने तुरंत क्या किया, इस बेचारे को भी जो है उसके पद से हटा दिया गया, यानी वित्त मंत्री नेकर को भी उसके पद से हटाकर बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सुधार के लिए तैयार ना हो। मतलब फ्रांस का सुधार जहां से होना था ना, वो वर्ग उसके लिए रेडी ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? और यहां पर राजा की भूमिका बहुत बड़ी थी। अगर राजा दमदार होता, अगर राजा उत्साही होता तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता इन सुधारों। कहने का मतलब यह है कि देश को बचाना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर वही लाइनें लिखेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसको हटाकर क्या करेंगे, हम वित्त मंत्री नेकर का सुधार लिख देंगे, ठीक है? तो इस लाइन को हम हटा देते हैं ऐसे, और यहाँ क्या लिख देते हैं कि वित्त मंत्री नेकर का सुधार। वित्त मंत्री नेकर का सुधार। समझ में आ गया बच्चों? और ये जो नेकर था ना, नेकर का भी अब लिख सकते हैं 1776 से 1781। समझ में आ गया बच्चों? ये इनकी ड्यू डेट है, डेट लिख दी मैंने, 1776 से 1781। तो नेकर का सुधार। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इन्होंने क्या किया, लिख सकते हैं कि वित्त मंत्री नेकर ने पूर्व वित्त मंत्री तुर्गो के लगभग सभी विचारों को स्वीकार कर लिया।
जिसमें विशिष्ट जनों से कर लेने की बात भी शामिल थी। जिसमें विशिष्ट जनों से कर लेने की बात भी शामिल थी। समझ में आ गया? यही तो था ना। लेकिन एक बार फिर राजा ने वित्त मंत्री को हटा दिया। समझ में आ गया बच्चों? कहने का मतलब ये है कि जहां पे सॉल्यूशन था ना, वहां जैसे ही कोई चाहता था उसको हटा दिया जाता। क्लियर है भाई? हम क्या कहें, यहां पर एक दो लाइन ही तो लिख सकते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए इस लाइन को। अब चूंकि प्रश्न के हिसाब से है ना, जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा उस हिसाब से बहुत शॉर्ट में अपनी बात करते हुए निकल जाना है। क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों। सबसे बड़ी चीज़ है कि शॉर्ट वही करेगा जो डिटेल जानता हो। पता चला डिटेल पता ही नहीं है, शॉर्ट करने लगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो प्लीज़, अभी तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद मौका मिला तो मैं आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करा दूंगा। लेकिन पहले बच्चों डिटेल पढ़ लीजिए, फिर हम लोग फ्रेमिंग करेंगे। ओके, और नोट कर लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आपने देखा ना कि वित्त मंत्री नैकर भी हट गए, तुर्गो हटे, नैकर हट गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। क्योंकि समस्या का समाधान इसी बात में है कि जहाँ प्रॉब्लम है उसका सुधार होना चाहिए। तो ये पता है क्या चाह रहे थे? बस यही चाह रहे थे कि कोई ऐसा आदमी आए, जादू की छड़ी घुमाए या कर्ज वर्ज वाली व्यवस्था भी शुरू कर दे, ठीक है, और काम चलता रहे, उनकी अय्याशी चलती रहे। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। समझ में आ गया? ऐसा तो होना ही नहीं था, क्योंकि जहां सुधार होना था वो तैयार ही नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब एक के बाद एक कई मंत्री, वित्त मंत्री आए और कई गए, क्योंकि सबने एटलीस्ट सबने ना एटलीस्ट वही बात। यहां पे देखिए, वित्त मंत्री फ्लेरी और किलोन, यानी फ्लेरी और किलोन भी जो है ये आए, और एटलीस्ट आपको मैं बताऊं कि सबने यही बात करी, सारे लोगों ने यही बात करी कि जो है सुधार तभी होगा जब उन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए जो ज़रूरी, जैसे राजा के अपव्यय पर लगाम लगाई जाए, विशिष्ट जनों पर टैक्स लगाया जाए, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि सारे लोग जो थे ना, अब यहां पर यह था कि एक जो है किलोन नाम का नया वित्त मंत्री आया। कहा जाता है कि किलोन को ऐसा लगा कि चूंकि ना फ्रांस में विशिष्ट जनों की एक सभा होती थी जिसमें 145 मेंबर्स होते थे। समझ में आ रहा है? चूंकि कोई भी आदमी होगा, पुराने विवरण को देखकर जो किलोन था, नया जो वित्त मंत्री था, उसका नाम था किलोन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग किलोन पे बात करेंगे, चूंकि ना आपको बहुत शार्ट में लिखना है बच्चों, बहुत शार्ट वे में अपनी बात करके निकलना है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना यहाँ पे। तो हम इसको मिटाते हैं और वित्त मंत्री की जगह हम किलोन का नाम लिखते हैं। आप देखते रहिए कि क्या क्या फ्रांस में हुआ था,
है ना, एक चीज से काम हो सकता था, लेकिन वो चीज को सुधारने के लिए क्या क्या काम हुआ। अब यहाँ पर एक नया वित्त मंत्री लाया गया। अच्छा, कोई भी बंदा जो होता है जो जॉब ज्वाइन करता है, उसके मन में यही होता है कि यार एनी हाउ दोनों काम हो जाए जो मालिक हमारे हैं वो भी नाराज ना हो और काम भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करता है चीजों को कन्वे करने की। तो अब ये है कि एक नया वित्त मंत्री इन्होंने नियुक्त किया जिसका नाम था वित्त मंत्री किलोन। तो किलोन ने सोचा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, क्योंकि जहां पे सुधार हो सकता है वो तैयारी नहीं है, वो रेडी ही नहीं है। तो क्या किया जाए? तो इसने शायद ये बात सोची होगी वित्त मंत्री किलोन। ठीक है ना, शायद इसने ये बात सोची होगी किलोन ने। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों 1 मिनट समय दीजिए मुझको। गिव मी सम टाइम। इसका एक्चुअली में नाम है केलोन, ठीक है ना, वित्त मंत्री केलोन। और इसका जो ड्यूरेशन है बच्चों, वो ड्यूरेशन भी मैं आपको लिखाई देता हूं। ये 1783 से 1787 तक, ठीक है ना, 1783 से 1787 एडी तक। ठीक है, अब इसको लगा कि यार इसके पुराने जो लोग थे, भाई इसने भी कुछ स्टडी किया होगा ना। इसको लगा कि जो असली बात है वो तभी होगी जब कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो राजा से अपनी बात मनवा सके। समझ में आ रहा है बच्चों? फ्रांस में एक विशिष्ट जनों की सभा होती थी जिसमें 145 लोग होते थे, सब विशिष्ट जन ही होते थे। अब कैसे है कि देखो, आदमी को बात मनवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। समझ में आ गया? जैसे इसको लगा कि अगर हम डायरेक्ट कहेंगे तो इसका अंजाम होगा कि हमारा पद भी जाएगा और बात कोई मानेगा भी नहीं। क्यों ना उन्हीं लोगों को बीच में लाया जाए जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं। इसने शायद यही बात सोची होगी और इसने राजा को सलाह दिया कि देखिए साहब, विशिष्ट जनों की सभा आप बुला लीजिए और उनके सामने ये बात रखिए कि क्यों ना पूरे देश में। अच्छा, इसने भी वही बात कही कि भाई टैक्स उन लोगों से लिया जाए जिनके पास अथाह दौलत है, जो टैक्स लेने के लायक है ना। इसने भी वही बात कही, लेकिन इसने राजा से दूसरे तरीके से बात की कि भाई क्यों ना उन्हीं लोगों को चुन के लाया जाए और उन्हीं के सामने बात रखी जाए। तो इसने क्या कहा, लिखेंगे कि इसने राजा से विशिष्ट जनों की सभा, ठीक है ना, जिसकी संख्या कितनी थी बच्चों, लगभग 145, बुलाने की मांग की। अच्छा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था, राजा भी अब असहज हो गया था, है ना। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था ना, राजा असहज हो गया था। शुरू में तो राजा ने माना ही नहीं, लेकिन अब राजा ने थोड़ा सा समझदारी दिखाई और इसने तुरंत क्या किया, इसने जो है विशिष्ट जनों की, जब इसने कहा कि भाई राजा साहब यही सुधार है, क्योंकि यही लोग जब बोलेंगे तो मामला होगा, तो विशिष्ट जनों की सभा राजा से इसने मांग की और राजा ने इसे मान लिया। बनाई, राजा ने विशिष्ट जनों की सभा बुलाना स्वीकार कर लिया। ठीक। अच्छा, किलोन को यह लगता था कि यार ये विशिष्ट जनों को हम समझा बुझाकर रेडी करेंगे कि भाई आप लोग रेडी हो जाइए कि सब लोग टैक्स दें, जितने भी टैक्स देने लायक लोग हैं सब के सब टैक्स दें। और उसने ये बात रखी कि भाई
सब पर टैक्स लगाया जाएगा, सबको टैक्स देना होगा। लेकिन यही जो विशिष्ट जन थे, इन्होंने किलोन की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ना, विशिष्ट जनों पर तो कर लगाए ही। इन्होंने कहा कि विशिष्ट जनों पर कर तो लगाया ही नहीं जा सकता, और बल्कि इन्होंने राजा से कहकर किलोन को बर्खास्त करवा दिया। इन्होंने राजा से कहा, अरे इस बेवकूफ़ टाइप के वित्त मंत्री को हटाओ यार, ये आदमी जो है हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और इस तरह से ये 145 लोगों की संस्था ने, विशिष्ट जनों की संस्था ने आखिर में वित्त मंत्री किलोन को ही हटवा दिया। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर हो गया? चीजें समझ में आ रही हैं? बताइए। देखा आप लोगों ने? कहने का मतलब ये है कि आप ही बताओ, फ्रांस में सॉल्यूशन जो था बच्चों, तब सॉल्यूशन जो था, जो समस्या का समाधान था, वो इसी पर सारा खेल ही था। सारा खेल इसी पे था, बट वही खेल नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। और जिसने भी जो है इनके बारे में जिसने भी इसके बारे में बात की, उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह से केलोन को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, यहां पर एक चीज है, ये राजा का आप नजर लगाओ। क्या आपको लगता है कि राजा समझदार था? थोड़ा भी उसके अंदर समझदारी थी? थोड़ा भी समझदार नहीं था वो इंसान। अगर थोड़ा सा वो सोचता कि यार हमारा देश बर्बाद होने जा रहा है, देश बर्बाद होगा तो राजा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने थोड़ा सा भी समझदारी नहीं दिखाया। आपको बता दें कि ये जो मंत्री थे, ये जो बड़े बड़े पदों पर लोग थे, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेते थे, तनख्वाह लेते थे, ये कंजप्शन करते थे सुविधाओं का, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते थे। ये समस्या थी। तो आखिरकार वित्त मंत्री केलोन को भी उसके पद से हाथ धोना पड़ा। समझ में आ गया? हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि केलोन को हटा दिया गया। अब ये था कि महारानी का एक विश्वास पात्र आदमी था, ब्रीन नाम था उसका, वो भी वित्त मामलों का जानकार था, है ना। तो ब्रीन जो था ना, वो महारानी का विश्वास पात्र था। तो ब्रीन को नया वित्त मंत्री बनाया गया। देखते रहिए बच्चों क्या हो रहा है आगे चल के। बड़ा सस्पेंस है कहानी में, ट्विस्ट बहुत है। ठीक है, और बच्चों इसी तरह से क्लासेस चलेंगी ईश्वर की दया से। ईश्वर की दया से इसी तरह क्लासेस चलेंगी। अगर आप लोग क्लास की जो गरिमा है उसको बनाए रखोगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्लास आप लोगों की है, आप इस क्लास के प्रतिनिधि हैं। तो बच्चों आप इस क्लास को आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करिए और अच्छे बच्चों को क्लास से जोड़िए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर भी आप एक्टिव रहिए, आप लोग मैसेज करते रहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना वो एक्टिव रहें और वो लोग क्लास
वो लोग क्लास में आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो क्लास से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास से जुड़े। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, प्लीज़ इस काम को करिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। इसको पहले तो नोट कर ही लीजिए, फिर हम लोग मिटाएंगे। इसको जल्दी से नोट करिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। नोट कर लिया है? चलिए इसको मिटा देते हैं और थोड़ा देखा जाए कि आगे क्या हुआ। कहने का मतलब कि महारानी का विश्वास पात्र है ना, ब्रीन जो है उसको लाया गया कि चलिए भाई महारानी का विश्वास पात्र आदमी है तो बढ़िया काम करेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं ना कि कोई भी विश्वास पात्र हो, अगर वो योग्य और ईमानदार है ना, तो वही बात करेगा जो सही बात होगी। तो ब्रीन को जब लाया गया तो ब्रीन सारे मामलों को समझता था। ब्रीन ने राजा से कहा कि राजा साहब, एक बात बता दूं आपको कि सुधार इसी में है कि टैक्स सब पर लगाया जाए। मैंने ब्रीन ने भी वही बात कही जो बात बाकी लोगों ने कही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, स्थिति बिगड़ती जा रही थी, हालात खराब होते जा रहे थे और राजा को ये चीज़ समझ में आ रही थी। और चूंकि महारानी का वो विश्वास पात्र था, इसलिए राजा को लगा कि चलो इसी के बहाने हम भी कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे बच्चों। वित्त मंत्री ब्रीन, वित्त मंत्री ब्रीन वित्त मंत्री ब्रीन, ठीक है ना। अच्छा, कब बनाया गया था इसको? ये 1787 ईस्वी में बना था, ठीक है। अच्छा, वित्त मंत्री ब्रीन ने राजा से कहा कि देखिए राजा साहब, कुछ नया टैक्स भी लगाइए और सब पर टैक्स लगाइए, क्योंकि जब तक सारे वर्ग के लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इकोनॉमी सुधरनी नहीं है। उन्हें ब्रीन ने स्पष्ट शब्दों में राजा से कहा। चूंकि रानी का विश्वास पात्र था तो रानी का भी सपोर्ट मिला राजा को। अब राजा को लगा कि यार ब्रीन सही कर रहा है, तो राजा ने क्या किया, राजा ने ब्रीन की बात मान ली कि सब पर टैक्स लगेगा। इस बार राजा ने किसी की बात नहीं मानी, ब्रीन की बात मान ली। और राजा ने, चूंकि ना फ्रांस में एक मतलब कानून बनाने के लिए एक संस्था थी, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, जिसका नाम था पार्लेमा। राजा ने क्या किया, ब्रीन की बात को मान लिया। ब्रीन ने क्या कहा कि सब पर टैक्स लगे और कुछ नया टैक्स लगाया जाए। चलिए इसको हम ना नोट कर लेते हैं, एक एक लाइन आपको समझाते चलेंगे, लिखाते चलेंगे तो आसान हो जाएगा। रानी का विश्वास पात्र,
समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? मैंने ब्रेन में सभी के ऊपर कर लगाने की बात तो की, और उसने कहा कि एक नया जो कर है, स्टाम्प कर, वो भी लगाया जाए। अब ये था कि विशिष्ट जनों की सभा बुलाई गई जो 145 थी, ठीक है। विशिष्ट जनों के सामने जैसे ही ब्रेन ने कहा कि सभी के ऊपर कर लगना चाहिए, है ना, सभी वर्गों पर, तो विशिष्ट जनों ने तुरंत इसको इनकार कर दिया कि ना, सभी पर कर कैसे लगेगा, क्योंकि वो भी दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द एलीट क्लास। वो लोग भी उन्हीं लोगों से होके आए थे ना, वो लोग भी उसी वर्ग का भाग थे। तो राजा ने क्या किया इस बार? राजा ने दमदार काम किया, पता है। राजा ने विशिष्ट जनों की जो सभा थी उसको भंग कर दिया, कहा जाओ भाड़ में, भागो यहां से। पूरी सभा राजा ने क्या कर दिया? भंग कर दिया। अब राजा एकदम एक्शन में। भाई एक तो महारानी का सपोर्ट, विश्वास पात्र आदमी, और दूसरी चीज ये है कि राजा ने तुरंत जो है वो नया टैक्स, सपर टैक्स प्लस स्टाम्प का तुरंत पार्लियामा को भेजा गया। एक्चुअली में पार्लियामा नाम की एक संस्था थी। पार्लियामा जो है कानून बनाती थी। राजा के कानून को, राजा के द्वारा जो नियम बनते थे उसको कानूनबद्ध बनाने का काम कौन करती थी? पार्लियामा। पार्लियामा के पास राजा ने भिजवा दिया कि लो यार, इसको जल्दी से पास करो, अब सब पर टैक्स लगेगा, सब कर देंगे, क्योंकि फ्रांस डूब रहा था। फ्रांस was sinking that time, and it was the only one solution in front of the king, and it was a very legal solution. मतलब यही वो सॉल्यूशन था जिससे फ्रांस को बचाया जा सकता। आपको मैं बता दूं कि वित्त मंत्री तुर्गोस से लेकर और किलोन से लेकर किलोन से लेकर ब्रीन तक सभी वित्त मंत्रियों ने यह कहा कि सब पर टैक्स लगाया जाए, और इस बार राजा ने इनकार नहीं किया। इस बार राजा ने बिल्कुल पार्लियामा के पास भेज दिया। अच्छा, पार्लियामा के जो लोग भी थे ये भी ओरिजिनल नहीं थे, ये भी सब बिके, कहने का मतलब कि खानदानी लोग चले आ रहे थे, और ये भी सब एलिट क्लास के लोग, ये भी सामंत घरानों से बिलोंग करते थे। और जैसे ही ये नया टैक्स आया और जैसे ही सभी लोगों पर कर वाली बात हुई, पार्लियामा ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि जो फ्रांस के विशिष्ट जन थे उनका कितना प्रभाव था, कितना ज्यादा इफेक्ट था उनका जो है फ्रांस के ऊपर, कि पार्लियामा जो कानून बनाती थी, वो जो सदस्य थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, भाई हम नहीं इस टैक्स को कानून बनाएंगे। राजा ने गुस्से में आकर पार्लियामा को भी भंग कर दिया, और जितने पार्लियामा के मेंबर थे सबको पकड़ने की बात की, सबको पकड़ो। अच्छा, पार्लियामा का ये कहना था कि भाई हम ये कर तब तक नहीं बने। पार्लियामा का भी कहना एक मामले में सही था। पार्लियामा ने कहा कि भाई हम इसको नया कानून तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि स्टेट्स जनरल ना बनाई जाए। स्टेट जनरल फ्रांस की संसद का नाम है ना। स्टेट जनरल क्या थी? फ्रांस की संसद थी, जिसमें जो है फ्रांस के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। पार्लियामा का भी कहना सही था कि भाई कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि फ्रांस की संसद इसको पास न करे, आप बीच में मत आइए। राजा ने, अच्छा देखिए सिचुएशन इतना घातक हो चुका था ना। राजा, देखिए सबसे बड़ी चीज है बच्चों कि जब इंसान हर लेवल पर, ना कहा जाता है कि जब इंसान हर लेवल पर फेलियर होता है तो लोगों का यकीन उसके ऊपर से उठ जाता है। मतलब फ्रांस की जनता अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा इतना निकम्मा ठहरा। मतलब राजा ने ऐसी कंडीशन दी, इस तरह से हालात हो गए फ्रांस के, लोगों का यकीन ही खत्म हो गया था। कहा जाता है कि राजा ने आदेश दिया सेना को कि पार्लियामा के जितने भी सदस्य हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, सबको पकड़ लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि सैनिकों ने पार्लियामा के सदस्यों को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि पूरे फ्रांस में इस बात का स्वागत हो गया कि भाई स्टेट्स जनरल को बुलाया जाए। अगर स्टेट्स जनरल को बुलाया जाएगा तो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगेगा, फ्रांस का सुधार होगा। लोगों का अब राजा के ऊपर विश्वास उठ चुका था, समझ में आ गया। और सैनिक जो थे उन्होंने पार्लियामा के सदस्यों को पकड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। और आखिरकार
राजा को हार पछताकर फ्रांस की संसद स्टेट्स जनरल को बुलाना पड़ा। आप यकीन करिए स्टेट्स जनरल की जो बैठक थी वो 1614 में हुई थी। तकरीबन कई 100 साल हो गए थे, 1614 से 1787 आप जोड़ लीजिए, इतने साल हो गए थे कि वो लोग भी मर गए थे जो उसके सभा में भाग लिया था, जिन्होंने उसके कायदे कानून भी किसी के पास पता नहीं थे। बड़ी मुश्किल के बाद ये पता कराया गया कि पार्लियामा की बैठक कैसे होती है, उसमें क्या होता है, मतलब इस तरह के हालात थे फ्रांस में। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा जाए। इस चीज़ को मैं आज कंप्लीट कर दूंगा ताकि नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, है ना। ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो वित्त मंत्री नैकर था ना, उसने एक काम और किया था। उसने फ्रांस की जो आर्थिक हालत थी उसका एक पर्चा छपवा के राजा के पास भिजवा दिया था और एक पर्चा जनता के पास भी भिजवा दिया था। कहा जाता है कि पूरे जनता में उसने बता दिया था कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो ये है, इतने लोगों को ये सैलरी जाती है और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो राज्य को ये है। कहने का मतलब कि उसने पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम को जनता के सामने ला दिया था। ठीक है, अब कहा जाता है, आगे बढ़ते बच्चों देखते हैं इसके बारे में। कि वित्त मंत्री ब्रीन के सलाह को मानते हुए है ना, राजा ने सबसे पहले नई कर प्रणाली को है ना विशिष्ट जनों की सभा में रखा। जिसे मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक, राजा ने इस विशिष्ट जनों की सभा को भंग कर दिया। राजा ने विशिष्ट जनों की सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। इसके बाद इन करों पर कानून बनाने के लिए राजा ने इन्हें पार्लियामा के पास भेजा। बता दूं बच्चों कि पार्लियामा जो थी वो कानून बनाने वाली एक संस्था थी। ठीक है ना, पार्लियामा क्या थी? कानून बनाने वाली एक संस्था थी। फ्रांस पार्लियामा फ्रांस में कानून बनाने वाली एक संस्था थी। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि पार्लियामा ने ये कहा कि भाई हम इसको तब तक कानून नहीं बना सकते जब तक कि फ्रांस की संसद को न बुलाया जाए।
फ्रांस की संसद की बैठक न बुलाया जाए। और फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता था? स्टेट्स जनरल कहा जाता था, जिसमें अलग अलग वर्गों से प्रतिनिधि जो है वो चुनकर आते थे और भाग लेते थे। ठीक है, राजा गुस्से में आ गया और उसने पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन सैनिकों ने इन सदस्यों को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। साफ कह दिया कि वी कांट अरेस्ट द पार्लियामेंट मेंबर्स, हम पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने पार्लियामेंट की इस बात का स्वागत किया कि जो संसद है फ्रांस की, अगर वो आ जाएगी तो राजा की शक्ति पर अंकुश लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड में संसद थी, कुछ इसी प्रकार से वहां पर व्यवस्था रही होगी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और आगे हम लोग बात करते हैं। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए, फिर आगे नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है ना? बच्चों, मेरी तरफ से पीडीएफ आपको यही है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये पीडीएफ कुछ सही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। प्रिंटेड मटेरियल देने से क्या मतलब है कि आप अगर उस पर प्रैक्टिस ना करें। वैसे हर इंसान का अलग अलग अंदाज होता है। मेरा मानना है, वो भी अपने आप में सही है, मेरा मानना है कि आप यहाँ से ताज़ा मटेरियल ले लीजिए मुझसे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे नोट करें। पार्लियामेंट के सदस्यों ने नया कानून बनाने से मना कर दिया। ठीक है ना? उनका कहना था कि जब तक ये कानून स्टेट्स जनरल पास नहीं करेगी, है ना, तब तक पार्लियामेंट इस पर कानून नहीं बना सकती। ठीक है ना? जनता ने पार्लियामेंट की इस मांग का स्वागत किया। जनता ने पार्लियामेंट के इस मांग का स्वागत किया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, राजा गुस्से में आ गया। गुस्से में आके उसने पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे। सैनिकों ने इन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया और आखिर राजा को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। और वो जो बैठक हुई थी बच्चों, उसकी डेट मैं आपको बताता हूँ।
कि ये तकरीबन जो है 1789 में, क्योंकि कहा जाता है ना कि स्टेट्स जनरल की जो बैठक है वो 5 मई 1789 को राजा के द्वारा बुलाई गई थी। समझ में आ गया बच्चों? यही कारण है कि फ्रांस में 5 मई 1789 को भी क्रांति का दिन माना जाता है। ठीक है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे लिखेंगे, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखिए साहब, इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक बार अगर आप फ्रांस की क्रांति का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर केवल प्रश्न पढ़ा दिया जाए, आंसर मैं बता दूं कि ऐसे लिख लीजिए, तो फिर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप कॉपी एंड पेस्ट करोगे और मज़ा नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलना। तो चलिए आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं, और मिटाकर जो है हम लोग ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कि विवश होके राजा ने, है ना, ठीक है, 5 मई सन 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी पेरिस में। समझ में आ गया बच्चों? अब स्टेट्स जनरल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि स्टेट्स जनरल जो था वो था क्या। एक्चुअली में ये फ्रांस की संसद थी, है ना। इसमें से अलग अलग वर्गों का चुनाव होता था। जैसे नंबर 1 जो लोग आते थे वो थे सामंत। सबसे पहले सामंत और कुलीन वर्ग जो थे इनका चुनाव होता था। नंबर 2 पर जो है इसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, ठीक है। यानी देख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 पे विशिष्ट जन थे। नंबर 3 पे सामान्य सर्वसाधारण समाज, यानी साधारण वर्ग के लोग, ठीक है। तो ये चीज है, राजा ने बल्कि साधारण वर्ग की राजा ने साधारण वर्ग की संख्या को दुगना कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ तक बात आ चुकी थी और अब आप समझ जाइए कि हम लोग जो है बिल्कुल और बिल्कुल इस कंडीशन में आ गए। इसमें मैंने ये चीज़ नहीं मेंशन कराई कि राजा ने पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया,
लेकिन सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। ठीक है, अब ये है कि हम लोग इस मुकाम पे आ चुके हैं। अब हम सीधे फ्रांस की क्रांति पर बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे शुरू हो गई और इसमें क्या क्या हुआ था, इन सारे घटनाओं का हम लोग विवरण लेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को देखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है बच्चों कि हम लोग जो है टाइम देख लें क्लास का, कि क्लास का जो टाइम टेबल है वो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि सुबह में 11 बजे से आप क्लास देख सकते हैं, शाम को 6:30 बजे से आप क्लास देख सकते हैं। बच्चों 29, 30 और 31 दिसंबर ये न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस होंगी अनअकैडमी के ऐप पर। 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस होने जा रही हैं अनअकैडमी के ऐप पर, अनअकैडमी के ऐप पर। और इसमें टोटल सुबह और शाम 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी। और फिर जो है आप समझ जाइए बच्चों की करीब 12 घंटे क्लास होनी है और आप लोग रेडी रहिएगा। इन तीनों दिन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पर क्लास होगी हम लोगों की। और आपसे ये भी निवेदन है कि अनअकैडमी का जो ऐप है उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और डाउनलोड करने के बाद ये जो स्पेशल क्लासेस आप देख रहे हो ना, जो मैंने ली हुई हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस आप देख रहे हो, ये सारी क्लासेस बच्चों आपके लिए है, ये फ्री है, इसका कुछ भी कॉस्ट नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए MOHDNADIM, ठीक, और आगे लिखेंगे स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना। जैसे ही आप मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस लिखेंगे वैसे ही स्पेशल क्लासेस की लिस्ट आ जाएगी। वो सारी क्लासेस आपके लिए फ्री है, तो इसको जरूर करना है। और साथ में मुझे फॉलो भी कर दीजिए, फॉलो करेंगे तो जब भी मेरी क्लास होगी वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है बच्चों की, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए और इसमें एडमिशन में 10% डिस्काउंट के लिए यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS, ठीक है बच्चों। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करना। मैंने कई बार आपसे कहा है कि इसको शेयर करिए ताकि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ सकें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों आप क्लास में आए, आपने क्लास को देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।